Hello everyone. I am Vinay Sheth from Cryo Teachers, and I am currently pursuing BE Computer Engineering at Vishwakarma Government Engineering College, Ahmedabad. So, the basic objective of our educational startup is that students, teachers, and all the institutions must be provided with a common platform so they can succeed professionally. And as a part of the event Cryo Talk 3.0, which is based on the topic students, teachers, and analysis, we have Rigu Mukherjee live with us who will be talking on the topic of mental health. And Rigu Bhai is GATE CS 2020 qualifier with 99.4 percentile, and he has got several offers from many top IITs and NITs, and at present he is at IIT Madras. And as far as I know him, he has a mission to empower the student community, and he's always working for the GATE aspirants, guiding them with their preparation, interview cracking techniques, and most importantly, he is focusing on mental health. So, Ribu Bhai, it will be great talking with you. And before I ask Ribu Bhai to begin, I would like all the audience to kindly follow the COVID-19 guideline protocols as suggested by the healthline authorities. Sanitize your hands, wash your hands properly, wear face mask properly, protect yourself, your family, and everyone. Yes, Ribu Bhai, you may start. Hi Vinay. Hello. Hi Vinay. Hello. Thank you for this lovely introduction and thank you for inviting me here. सबसे पहले अपने बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि देश का सिचुएशन अच्छा नहीं है. आप प्लीज़ डबल मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए एंड कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोविड के लिए www.covidresources.in में डेफिनेटली लॉग इन. ठीक है. तो first of all, thank you, Cryo Talks, for inviting me to talk about a very important topic that is very close to my heart also, and that is mental health. तो विनय ने मेरे बारे में बताया, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को. सबसे पहले कि वाई मी, मैं क्यों मेंटल हेल्थ जैसे टॉपिक के ऊपर बात करूँगा. मैं अपनी कहानी आप लोगों के सामने शेयर करूँगा. फिर हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की कुछ की एस्पेक्ट्स पे, कुछ पिलर्स, और फिर हम एक थोड़ा सा रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ाने के लिए लाइव क्वेश्चन लेंगे. ठीक है. तो शुरुआत करते हैं. तो ये कहानी है एक बच्चे की, हम तुम जैसे एक बच्चे की. सो उसने सोचा कि वो इंजीनियरिंग करेगा. तो उसने जेईई मेंस दिया. जेईई मेंस में उस पर कुछ 56 मार्क्स आए. उसका रैंक मत पूछो, उसे याद नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है. तो जैसे तैसे वो कंप्यूटर साइंस में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेता है. एंड जैसे कॉलेज में घुसता है, उसकी इंट्रोडक्शन होती है फेलियर्स के साथ. ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में वो फेल हो जाता है, इंक्लूडिंग वर्कशॉप, इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. अब सोचो, कंप्यूटर साइंस का स्ट्रीम लिया है उस बच्चे ने और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं फेल. तो इतनी सब्जेक्ट फेलियर हो रही थी और लाइफ के साथ साथ चीज़ें हो रही थी. तो उसने फाइनली सोचा कि ये इंजीनियरिंग से हम ना टाटा बाय बाय करते हैं, ये चीज़ तो हमसे नहीं. तो उसने अपने पापा से पूछा कि कुछ और करते हैं. पापा मुझसे ये नहीं. तो फिर जैसे तैसे सिचुएशंस आई, चेंज हुई और वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में चला. सेकेंड ईयर में एक भी बैकलॉग उसने क्लियर नहीं करी थी क्योंकि उसमें वो ताकत नहीं. ये फिल्म नहीं है, ये रियलिस्टिक सिचुएशन है, क्योंकि ताकत ना इंस्टेंटली नहीं आती, धीरे धीरे आती. थर्ड ईयर में आते आते उसने सोचा कि ठीक है, धीरे धीरे बैकलॉग्स क्लियर करते हैं. बट फाइनल ईयर में उसके 2 बैकलॉग ना पेंडिंग हुए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड बेसिक मैकेनिक्स. और उसके वजह से he couldn't sit for the campus. तो तब उसने सोचा कि अब तो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो कुछ किया जाए. तो उसने फाइनली गेट दिया और उसके बाद जैसे विनय ने कहा, उस बच्चे को गेट में काफ़ी अच्छी रैंक आई.
got 99.4 percentile और finally काफ़ी जद्दोजहद बाद he got selected in IIT Bombay, IIT Madras, IIT Ropar, IIT BHU, NIT Surat, etc. तो ये कहानी मेरी है और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चों की है जो जिंदगी में तरह तरह की सिचुएशंस फेस करते हैं, बट मैं आज ये कहानी आपके सामने शेयर क्यों कर रहा हूँ। हालांकि इसमें बहुत सारी एपिसोड्स है जो मैंने आपको यहाँ बताया नहीं, बेसिकली क्यों नहीं बताया है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स, बैकलॉग क्यों, ये क्यों, वो क्यों। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरी कहानी का जो मेन विलन है ना, वो है मेंटल हेल्थ। यस, और उसके वजह से ये टॉपिक मेरे दिल के इतने करीब है। बट पॉइंट ये है कि जब मेंटल हेल्थ, जब लो मेंटल हेल्थ, सेल्फ डाउट, इसमें इतनी ताकत है कि एक बच्चे की उड़ान को हाईजैक कर दे, इतनी ताकत है कि एक फास्ट पेस ट्रेन को रोक दे, इतना कड़क स्पीड ब्रेकर है, हजारों सपने तोड़ दे। तो ये चीज डिस्कस क्यों नहीं होती? जैसे हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमें स्टमक एक होती है, हमें बॉडी एक होता है, हेड एक होती है, तो हम ना पिक्चर डाल देते हैं। मैंने हाल ही में देखा, एक लड़का पिक्चर डाल दिया, कहता है कि मेरा ना स्टमक है, मुझे सिंपैथी। तो ये चीज मेंटल हेल्थ के साथ क्यों नहीं है? सोचो, क्योंकि शायद सोसाइटी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं है। मेंटल हेल्थ ये क्या होता है? ये कोई बीमारी नहीं है, खुश रहा कर यार, ये क्या होता है? ऐसा थोड़ी होता है, काम करो, मेहनत करो। ये चीजें सुनने को मिलती नहीं। तो पॉइंट ये है कि हमारे देश में ना सेक्स एजुकेशन और मेंटल हेल्थ एजुकेशन, ये तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी पिलर्स है, पर ये चीजें ना हमारे कंट्री में बचपन में डिस्कस नहीं करी। जबकि अगर सेक्स एजुकेशन सही तरीके से डिस्कस हुई होती तो रेप्स कम होते, राइट? अगर मेंटल हेल्थ एजुकेशन ठीक तरीके से डिस्कस हुई होती तो डिप्रेशन कम होती, स्टूडेंट सुसाइड्स कम होती। बट नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। सो आज थैंक्स टू ट्रायोटॉक्स, थैंक्स टू द वंडरफुल टीम जो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये पर्टिकुलर इवेंट कर रहा है, जिसमें हम बात कर सकते अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड एज मेंटल हेल्थ। मैंने ये अपनी ज़िंदगी में बहुत करीबी से देखा और ये जो मैं कर रहा हूँ ना, एक ड्यूटी टाइप समझ अपने यंगर से, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो शुरुआत करते हैं 3 मेन पिलर्स के साथ। सबसे पहला पिलर, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट मेंटल। फिर जैसे जैसे जर्नी प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे और भी तरह तरह की चीज़ें होती है जो एक ह्यूमन मेंटल हेल्थ का इफेक्ट करता है। पर आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट स्टूडेंट मेंटल हेल्थ, कंसीडरिंग द फर्स्ट पॉइंट दैट इज रैट रेस। ये क्या है? रैट रेस क्या होती है? सो लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा। ये चीज़ तो सुना ही होगा। तो आज ना मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट की, आज ही सुबह की। तो पोस्ट में ये था कि मैं अभी से, एक बच्चा कह रहा है कि मैं अभी से 6 बजे उठूँ ताकि मुझे 4 घंटे नींद मिले बाकी कॉम्पिटिटर से इन दिस रेस। और उसमें बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे लाइक्स। पॉइंट ये है कि कौन सी रेस की यहाँ बात हो रही है, कहाँ पहुँचना चाहते हो इस रेस में, किससे कंपेयर कर रहे हो, कहाँ भाग रहे हो भाई। और ये चीज़ में इस बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बहुत क्लियरली सिचुएशन को देखते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एनरूटेड है बचपन से, मेरे, तुम्हारे। और मेंटल हेल्थ का ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। हम ना अपने को दूसरों से कंपेयर बढ़ाते हैं, अपने प्रेजेंट चैप्टर को दूसरों के चैप्टर से बड़ा करते हैं। जब इंस्टाग्राम पे देखते हैं तब सोचते हैं यार ये बंदा बड़ा सक्सेसफुल है, मैं तो ढक्कन हूँ। जब लिंक्डइन पे देखता है इसने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग खोल दिया है यार, ये कोड कोर्सेज में ये है यार, मेरे को तो यार लिंक्डइन रिवर्स करना नहीं आता। सोचते हैं कि यार ये तो IIT पहुंच गया, हम तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में अटके हुए हैं। और ये कंपैरिजन ना जिंदगी के हर मोड़ पर चलता है, भले ही वो एजुकेशन हो, भले ही वो जॉब हो, उसके बाद अपने बच्चों को लेकर कंपेयर करना, ये कंपैरिजन का गेम चलता रहता है, राइट? और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज हम सबके साथ हो। ये
बड़ी रियलिस्टिक। तो पॉइंट ये है कि ये कंपैरिजन जो है ये कभी रुकेगा? सोच के देखो। हाँ, अगर एक टाइम पे कुछ अचीव कर लेते तो क्या रुक जाएगा? ठीक है, कुछ अचीव कर लेते हैं। अगर ऐसा कोई पहाड़ है जिसके ऊपर चढ़ करके ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बताओ यार, वो पहाड़ हमें भी बताओ, हमें भी चढ़ना है। आईआईटी में पहुंच के क्या ये सोल्यूशन निकल रहा है? आईआईटी में पहुंच के कंपेयर नहीं करें, ऐसा होता है? या आईआईटी में मुझे ज्यादातर सिचुएशन ऐसे दिखती है, बच्चे एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आईआईटी में कोई सुसाइड्स क्यों होती? टॉप आईआईटी जहाँ सोसाइटी मानती है कि देश के टॉप बच्चे वहां पढ़ते हैं, वहां सुसाइड्स क्यों होती है? वहां डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों होते हैं? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या ये है कि कुछ अचीव कर लोगे फिर मैं कंपेयर नहीं करूंगा? नहीं, तो पूरा सिस्टम ही फ्लॉड है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तुम कोई सिचुएशन में आ जाओ और तुम कंपेयर ना करो। ये हायरार्की तो चलती ही रहेगी, तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। नहीं, ये ना मुझे बड़ा वक्त है। जब मैं अपने 4 साल के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा था, तब मैं हमेशा ये सोचता था कि ये कंपेयर करना कब बंद होगा यार। हमेशा ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसके बीच में मेरी जिंदगी घूमती जा रही है। कभी निकलूं इस रैट रेस से? कैसे निकलूं इस रैट रेस से? तो मैंने सोचा कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, कुछ काउंसलर्स होते हैं, वो कहते हैं कंपेयर मत करो, तुम स्पेशल हो, कंपेयर मत करो किसी और से। बट ये भी बड़ा फ्लॉड है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि हम किसी से कंपेयर ना करें? फिर देखो, जब हम पैदा हुए और हम सबसे पहली बार चलना सीखे, तो क्या पापा को देख करके कंपेयर नहीं किया यार, पापा कितना मस्त चल रहा है, हम क्यों नहीं चल पा रहे यार, ये 4 पैरों के साथ क्या कर रहे हैं हम? सोच के देखो, कंपेयरिंग, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, क्या ये बहुत नेचुरल नहीं है ह्यूमन? तो ये क्या बात होती है कंपेयर मत करो? तो फिर सीखेंगे कैसे? हम तो कंपेयर करके सीखते हैं, एक दूसरे को देख के उनकी कुछ स्किल्स, नॉलेज अब्सॉर्ब करके सीखते हैं। तो ये कंपेयर नहीं करो तो वर्क नहीं कर रहा यार, मेरे पे तो वर्क नहीं किया। तो क्या करें? क्या करें कि हमें इस जो रैट रेस का ये टेंडर है उससे ब्रेक इन कैसे करें? कोई तो कुछ तो सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन पता नहीं, बट हम आज, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि तुम ये करो। मैं कौन होता बोलने वाला कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए? इस सेशन में हम बैठकर क्यों डिस्कस, ठीक है? सो क्यों ना हम कंपेयर करें, बट क्राइटेरिया अपना डिसाइड करें। क्योंकि दुनिया ना क्राइटेरिया डिसाइड करके रखी है। अनफेयर है ये दुनिया, ना बड़ी अनफेयर है, सोसाइटी अनफेयर है। उसने कह दिया कि नेम, फेम, मनी, पोजीशन, यही सब है सक्सेस। क्यों? जरूरी है क्या? सक्सेस का डेफिनेशन क्या हम तय नहीं कर सकते? फेलियर का डेफिनेशन क्या हम तय नहीं कर सकते? सोच करके देखो, क्या हम ये नहीं कर सकते कि मेरे पास बहुत सारे बैकलॉग्स है बट कोई बात नहीं, मैं फेलियर नहीं हूँ, ठीक है, लग भी बैकलॉग्स तो क्या क्लियर कर देंगे? आज मैं इस सिचुएशन में, बट मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है बड़ा सक्सेसफुल। आज मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता हूँ, बट मेरी वजह से किसी एक की जिंदगी में फायदा हो रहा है, मेरे लिए ये सक्सेस है। तुम्हारे लिए कोई भी सक्सेस, मेरे लिए बड़ा सक्सेस ये है। क्या हम ऐसे नहीं कह सकते? क्या हर एक सिचुएशन को, हर एक डेफिनेशन को हम अपने तरीके से पेमेंट नहीं कर सकते? क्या वो नहीं होगा असली मायनों में माई लाइफ माई रूट्स? सोच करके देखो, जिस दिन मैंने मान लिया ना कि मैं ये करना चाहता हूँ और तब लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तब धीरे 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 जाकर जिंदगी सुधरी। नहीं तो ये रैट रेस से तो कभी नहीं निकल पाते, ना कभी निकल पाएंगे। सोच के देखो, मैं एक कहानी बताऊँ। कहानी है एक लड़की, ये वो जो आदमी है जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, आप खुद ही फिगर आउट करें। तो वो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से बिलोंग, इंजीनियरिंग करने के बाद उसने कॉर्पोरेट लाइफ में भी एंटर किया, बट फिर आज वो एक मंक, स्पिरिचुअलिटी पे लोगों को एनलाइटन, आपको पता चल ही गया होगा मैं किसकी बात। तो क्या
उसका सक्सेस का डेफिनेशन क्या हमारे सोसाइटी के सक्सेस के डेफिनेशन से मेल खाती है? नहीं। क्या उसने अपनी पूरी जिंदगी का आउटलाइन अपने हिसाब से नहीं किया? सक्सेस और डेफिनेशन का खुद का डेफिनेशन नहीं बनाया, रैट रेस से फट करके ब्रेकआउट नहीं किया। अगर सोचो कि वो जिंदगी भर कंपेयर कर पाते तो इतनी नॉलेज, इतनी एनलाइटनमेंट क्या हमें मिल पाती उनसे? तो पॉइंट ये है कि कंपेयर करो, लेकिन क्राइटेरिया खुद रखो। सक्सेस और फेलियर डेफिनेशन खुद डिसाइड। तुम्हें क्या बनना है वो तुम डिसाइड करो। क्या कौन सक्सेसफुल है, कौन सक्सेसफुल नहीं है, वो इंस्टाग्राम या सोसाइटी को डिसाइड करने मत दो, तुम डिसाइड करो। हम डिसाइड करेंगे यार। हमारे लिए हमारी मम्मी, जिन्होंने जिंदगी में कॉर्पोरेटली तो कुछ नहीं किया, बट हमारे लिए पता नहीं कितनी सैक्रिफाइसेस कर ली, हमारे लिए वो सक्सेस। क्या हम ऐसे नहीं कह सकते? तो पॉइंट ये है कि क्या इस रास्ते में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस नहीं है? सोच करके देखो। और जब मुझे ये चीज रियलाइज हुई, तो मेरी जिंदगी का एक चैप्टर की एक प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हुआ। राइट। तो ये रहा हमारा पहला पिलर, रैट रेस के बारे में हमने बात। अब दूसरा अगर चैप्टर पे हम आएंगे तो मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई एक चैप्टर के बारे में मैं बात, क्योंकि आपके नेचुरली बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि भैया जब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, जब डिप्रेशन, जब सेल्फ डाउट, सेल्फ एंजाइटी, ये सब चीजें, ये सब दलदल थी, तो ब्रेकआउट कैसे किया, निकले कैसे? तो बहुत सारे पॉइंट्स है, 3 मेजर इंसिडेंट्स है मेरी जिंदगी के जिसने मुझे मदद की, बट आज मैं एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, मुझे खुद नहीं पता था क्या पता था, तो मैं आज वो चीज शेयर करूंगा। ठीक है। तो जब मैं सेकेंड ईयर में था, और शेयर करने के बाद मैं सेकेंड पिलर के बारे में भी डिस्कस, तो जब मैं सेकेंड ईयर में था ना, फर्स्ट ईयर में मेरे बैकलॉग लग चुके थे, फटी पड़ी हालत थी, सोचा था इंजीनियरिंग क्विट कर दूंगा। ये सब के बीच में एक इंसिडेंट हुई थी मेरी जिंदगी में, और वो इंसिडेंट का नाम है यूनाइटेड फॉर ह्यूमैनिटी। क्या है यूनाइटेड फॉर ह्यूमैनिटी? मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे अगर आप जाओगे तो आपको एक ब्लॉग दिखेगा। ज्यादा लोग जो मुझसे फेमिलियर है उनको पता है कि एक ब्लॉग है वहां पे, जहाँ पे कहा गया है कि मैं बहुत सारे सोशल वर्क किया था। बट पॉइंट ये है कि सोशल वर्क क्यों, क्या होगा उससे? मेरे दोस्त मुझसे बड़ा पूछते थे, सही में इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे दोस्त बड़ा पूछते थे कि भाई ये सोशल वर्क क्या कर रहा है, इससे क्या होगा, भाई कुछ बदल हो रहा है क्या? बट मैं ये बता रहा हूँ कि जब जब मैं वो पर्टिकुलर यूनाइटेड फॉर ह्यूमैनिटी करता था, मेरी मकसद पता है क्या थी? कि मैं गरीब लोगों के पास जाता था, जो वर्कर्स थे, जो अनप्रिविलेज लोग हैं, स्पेशल चिल्ड्रन है, तरह तरह के लोगों के पास जाता था और उनके पास जाके बैठ जाता था और उनकी ना कहानियां सुनता, उनकी जिंदगी की कहानियां सुनता और मैं अपनी बताता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मैं घंटों उनके साथ बैठता और अपनी लाइफ के जितने भी दुख है ना खोल करके उनके सामने रख देता कि पता है मेरे साथ क्या, पता है मेरे साथ ये सब कुछ बोलता, और वो मुझे अपनी बताते। मजे की बात यह है कि मुझे तब इस प्रोसेस में, वैसे ये प्रोसेस 1 या 2 दिन का नहीं, ये साल 1.5 साल का प्रोसेस, पर मुझे जब मैं उनके साथ बैठता था तब मुझे ये रियलाइज होती थी कि एक ही सिचुएशन को देखने के कितने पर्सपेक्टिव्स है यार। मेरा प्रॉब्लम जो मुझको आज बड़ा बड़ा लग रहा है, उनके सामने तो कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या झेल रखा है यार। एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई थी, पहले मैं उनसे बात करता था, फिर जो भी मेरी पॉकेट मनी थी मैं उनको अपने हिसाब से करता था, कितना ही सेवा करता था मुझे पता नहीं, बट वो कहानियां बोलती थी अपने लाइफ के बारे में। तो एक बूढ़ी औरत बोली कि उसके बेटे ने उसको स्टेशन में छोड़ करके चले गए, और वो अपनी हालत बताती थी, साल 10 साल 15 साल कैसे उन्होंने क्या क्या दिन देखे, सारी चीजें मुझे बताती थी। और तब मुझे रियलाइज होता था कि मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था तब एक पिक्चर है, मैं और शिव है सामने, और शिव बहुत बड़ा है। उस उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यही है कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स को देखने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होती हैं। जो लग रहा है तुम्हें प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ और नजरिए से देखो, कोई और पर्सपेक्टिव से देखो, शायद वो प्रॉब्लम लगे ही ना। सोच करके देखो। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हमें ये चीज सिखाई जाती है। बाय द वे फन फैक्ट, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में मेरे बैकलॉग थे,
और मैं अभी एक कहानी बताऊँ, मेरे बैकलॉग, और वो पेपर मैंने 7 बार दिया था। फाइनल ईयर में जा जाके वो क्लियर नहीं हो रहा था मेरे से। और वहां पे एक टॉपिक है कॉल्ड एज लेफ्ट व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, है ना, नहीं राइट, है राइट, टॉपिक, इंजीनियरिंग यस, वालों जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें वो चीज बड़ा सिखा देता है कि एक ही ऑब्जेक्ट को देखने के देखो कितने पर्सपेक्टिव हैं। क्या एक सिचुएशन को देखने के बहुत पर्सपेक्टिव नहीं हो सकते? मुझे ये बात समझ में आ गई कि जब सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में ना हो, जैसे ये कोविड का सिचुएशन, जैसे ऐसी लाइफ में तुम्हारे बहुत सारे सिचुएशन हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा। जैसे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसे तुम बेहद प्यार करते हो वो छोड़ के चली जाएगी। जैसे जो एग्जाम के लिए तुम बहुत मेहनत कर रहे थे साल 2 साल से, वो क्रैक नहीं होगा। टीवीएफ एस्पिरेंट देखी होगी। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस लाइफ में आती है जो हमारे पर्सपेक्टिव में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो तो करना ये कर सकते हैं हम कि हमारी जो पर्सपेक्टिव है, शायद अगर उसको बदल देंगे तो शायद काम करे। सोच करके देखो। तो ईजी से जुड़ी हुई मेरी कहानी ये है कि मुझसे ना ईजी हो नहीं रही। कौन सिखाता? सिखाता कौन? बैकलॉग जब लग जाती है, कोई ऐसा प्रोफेसर बैठ करके तुम्हें सिखाता नहीं, और ये बड़े बड़े शीट्स मुझसे तो हो ही नहीं रहे थे। तो मैंने यूट्यूब का इस्तेमाल किया, और यूट्यूब वीडियो में मानस पटनायक सर का इस्तेमाल किया। उनके सारे लेक्चर्स बैठ बैठ करके देखता था, और उन्हीं की वजह से मेरा पास हुआ, वरना इजी तो मेरे से ना हो। अब मजे की बात सुनो। मजे की बात यह है कि मैं ट्रायोटॉक्स का इंस्टाग्राम पेज देख रहा था, और मुझे दिखा कि मानस मानस पटनायक पटनायक सर सर वाज ट्रायोटॉक्स आल्सो में इन्वाइटेड। एज ए गेस्ट स्पीकर इनवाइट। मजे की बात यह है कि जिंदगी में कभी मैंने नहीं सोचा था कि जिस सब्जेक्ट को लेके मैं इतना परेशान था, जिस सब्जेक्ट की वजह से मैं बैठ नहीं पाया था कैंपस प्लेसमेंट से, जिस सब्जेक्ट की वजह से मुझे पता नहीं लाइफ में इतनी सारी इंसिडेंट्स हुई, जिस सब्जेक्ट को, जिस इंसान से मैंने सीखा, वो इंसान के साथ एक ही प्लेटफॉर्म में मैं एज अ गेस्ट स्पीकर हूँ। दैट इज लाइफ। ये सोच के बड़ा वियर्ड सा लगता है, मुझे जिंदगी में कभी पता नहीं था ये चीज होगी। तो पॉइंट ये है मेरे दोस्त की, मैं जानता हूँ कि तुम अपने लाइफ में एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे सपने थे जो उनके सामने टूट गए। बहुत सारे दरवाजे थे जो फट करके बंद हुए। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सही टाइम पे, बुरे टाइम में तुम्हारा साथ छोड़ा। बट मेरी बात गांठ बांधते थे, याद याद करो कि हो सकता है ये सिचुएशन को देखने का जरा सा पर्सपेक्टिव अगर तुम बदल दो, तो शायद इस सिचुएशन में भी तुम बहुत पॉजिटिवली हैंडल कर पाओ। तो कहानी के तौर पे मैं 2 बच्चों की कहानी सुना। ये कहानी है 2 बच्चों, ठीक है। एक था अमीर, एक था गरीब। सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और हम वैल्यूएशन की बात करें, सो ये जो गरीब बच्चा था ना, वो रास्ते पे रोज शाम के 6 से 8 बजे के बीच क्रिकेट खेलता। क्रिकेट के लिए उसके पास सही बैट नहीं थी। याद है बचपन में हम एक लकड़ी को बैट बना लेते, बड़े खुशी से खेलते थे, वैसा टाइप का हाल। विकेट्स नहीं थी। वो ना अपना क्या बोलते हैं, सैंडल से विकेट बनाते थे, वैसा टाइप का हाल था। और गली क्रिकेट खेलते थे रोज 6 से 8 बजे के बीच। और उसके बाजू में ही एक महल था जिसमें अमीर लोग रहते थे, बिजनेसमैन का बेटा। और वो, उसको ना अपने कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। उसको 6 से 8 बजे के बीच में यह था कि तू भाई तू घर पे रह, तू पावर रेंजर से खेल, तू डॉल से खेल, तू प्ले स्टेशन कर, तू फीफा कर, तू कुछ भी कर, लेकिन तू घर पे रहेगा। शर्त यह है, बाकी जो जिंदगी में चाहिए सारा मैं लग्जरी दे दूंगा। ऐसे उसकी पेरेंट्स की डील। तो अब देखो मजा। वो जो बच्चा है ना, गरीब बच्चा, वो हमेशा 6 से 8 बजे के बीच में ऊपर देखता था महल की ओर, पर सोचता था यार ये कितना लकी है यार, ये क्या है, मेरी जिंदगी झाड़ बन गई है यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे पास बैट नहीं है, बॉल भी ढंग का नहीं है, दोस्त भी मेरे बेकार है, हमेशा बोलते रहते हैं आउट नहीं हूँ, आउट नहीं हूँ, ट्रायल बॉल चाहिए, ट्रायल बॉल चाहिए, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई। वो ना ऊपर जाके वो महल वाले बच्चे को देखता था और सोचता था यार इसकी तो लाइफ। पर जो महल वाला बच्चा है ना, वो नीचे उस गरीब बच्चे को सोचता था और देखता था लाइफ तो इसकी है यार, ये साला क्या है यार, मुझे घर में बंद कर दिया यार, मेरे कोई दोस्त नहीं है, क्या सोचा था गर्लफ्रेंड बनेगी, क्या लाइफ झंड हो गई यार।
ये बार बार एक ही गेम फीफा खेले जा रहा हूँ, नहीं जीतना है यार, मुझे जाके बच्चों के साथ खेलना है। दोनों दुखी, दोनों लाइफ में फेलियर टाइप फील कर। अब सोचो मजे की बात, सिचुएशन क्या खराब है किसी एक की भी? तुम्हारे नजर से अगर तुम देखोगे तो शायद गरीब वाले बच्चे की सिचुएशन खराब है, कुछ लोग बोलेंगे अमीर वाले बच्चे की। बट प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम सिचुएशन में है? सोच करके देखो। अगर ऐसी है तो 0 और 1 दोनों अगर खराब है तो जिंदगी का क्या पॉइंट? फिर तो सबको क्या लाइफ, राइट? राइट। तो सिचुएशन क्या खराब है कि हमारी पर्सपेक्टिव? क्या गुड लक और बैड लक हमारी पर्सपेक्टिव पे डिपेंड नहीं करता? क्या गुड लक बैड लक बोल के कोई चीज है जब पूरा गेम ही पर्सपेक्टिव का है? और ये बहुत बड़ी चीज मैंने यूनाइटेड फॉर ह्यूमैनिटी में करते हुए सीखी। कोई किताब देख करके नहीं सीखी, पता नहीं किताब देख करके कितनी सीखी जा सकती है, बट जब मैं उनके साथ बात करता था ना, तब ये लाइफ का एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ शायद कि हो सकता है मैं जो आज इस सिचुएशन पे हूँ, थोड़ा सा अगर एंगल बदलूं तो शायद मेरी जिंदगी बदले, अपना भी टाइम आए। तो ये कहानी थी मेरी यूनाइटेड फॉर ह्यूमैनिटी की, और ये कहानी का एब्स्ट्रैक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब सिचुएशन तुम्हारे हाथ में नहीं हो तो जरा पर्सपेक्टिव बदल के तो देखो मेरे दोस्त। हो सकता है लाइट निकले, हो सकता है कि सोच ही तुम गलत रहे, हो सकता है कि तुम अलग ही रेस के पीछे भाग रहे हो दैट इज नॉट मेंट फॉर यू। हो सकता है तुम में ऐसी कोई स्किल है जो तुम्हें ना दिख रही हो, पर्सपेक्टिव बदलो तो शायद दिखे। हो सकता है कि नहीं हो सकता, सोच करके देखो। फिर जरूरी नहीं है कि मेरी कोई भी बात आप मान, कभी जरूरी नहीं। मैं खुद नहीं मानता था, ठीक है। पॉइंट ये है कि जब मैं अपने फेज से गुजर रहा था, चलो एक और कहानी, जब फेज से गुजर रहा था ना, तो तब वो छोटे छोटे फोन आते थे और नेट पैक हमारे जियो जैसा नहीं था, ये बड़ा खर्च करके इस्तेमाल करना पड़ता था, लाइफ हॉरिबल थी। तो मैं ना पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता था, अगर करता तो जेई में मार्क्स मिल जाता, कुछ नहीं हुआ। बट मैं क्या करता था, रात भर बैठ करके मोटिवेशनल वीडियो देखता था, तरह तरह। वैसे भी वीडियो देखता था, 10 मिनट में आज आपको सिखाएंगे कि कंसिस्टेंट कैसे बने, ये क्या है मैं वो भी देखता था। और मुझे बड़ी फील आती थी, मुझे लगता था हाँ यार 10 मिनट में फायदा मिलेगा तो चलो देखते हैं। तो मैं ना वोडाफोन नेट पैक भरवाता था, 100 रुपए वाली, और पूरा रात बैठ करके देखता। मम्मी को लगता था पढ़ता हूँ, बट मुझे पता। तो पॉइंट ये है कि ऐसा कोई भी मोटिवेशन नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो 10 मिनट में काम। लाइफ ऐसे नहीं काम करती। लाइफ वक्त के साथ साथ एक पर्सपेक्टिव का गेम है। चीजों को देखो, एब्जॉर्ब करो, और धीरे 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 चीजों को जानो, चीजों से सीखो। कमिंग बैक टू द थर्ड पॉइंट, 2 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए, हालांकि अनगिनत चैप्टर्स हैं मेंटल हेल्थ में, बट वक्त की कमी की वजह से हम 3 चैप्टर्स आज डिस्कस करेंगे। कमिंग बैक टू द थर्ड चैप्टर, और ये थर्ड चैप्टर ना थोड़ा सा स्पेसिफिक जाएगा मेंटल हेल्थ को। सो व्हाट इफ आर यू सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? हो सकता है कि तुम अपनी जिंदगी के उस फेज में हो जहां पे तुम एक्चुअली डिप्रेशन को बहुत करीबी से देख रहे हो, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे बात नहीं होती ना, आज बात करें। व्हाट इफ अगर तुम अपनी जिंदगी के इस डिप्रेशन इस फेज से गुजर रहे हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, एक्नॉलेज करो। एक्नॉलेज, वैलिडेट योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर ये चीज को समझते समझते मुझे 1 साल लग गया। यार जब हमारा पेट खराब होता है तो क्या हम ये बोलते हैं कि नहीं नहीं पेट खराब नहीं है, मैं तो फिट हूँ, क्या है पेट वेट कुछ नहीं, ये सब बहकी बहकी बातें, पेट वेट क्या खराब होता है? खराब होने वाली चीज है। अरे खुश रहा करो यार, क्या होगा पेट खराब होने से? ऐसा बोलते हैं क्या? क्या करते हैं? एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ यार पेट जरा खराब है, मूड सही नहीं हो रहा है, आज मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मुझे डॉमस्टॉल खाना, पैमोसिल खाना, जेनोसिल खाना, ऐसे बात करते हैं। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ अगर से तुम सफर कर रहे हो तो सबसे पहले जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, एक्नॉलेज योरसेल्फ, वैलिडेट योरसेल्फ। इट्स ओके, बीमारी है, बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत नॉर्मल है। इतना नॉर्मल जितना तुम सोच भी नहीं सकते, उतना ही नॉर्मल जितना हेडेक, उतना ही नॉर्मल जितना कफ, उतना ही नॉर्मल जितना स्टमक है, राइट? तो सबसे पहले वैलिडेट अपने आप से, सबसे पहले अपने आप से सच बोल दो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। फर्स्ट पॉइंट डन। ये पॉइंट को कवर करने में मुझे 1 साल लग गया,
मैं नहीं चाहता कि तुम वो करो। सेकंड, दूसरों से बात करो। इसमें अब हम थोड़ा और डीप, क्या हम सभी से बात कर सकते हैं? क्या हमारी सोसाइटी इतनी मैच्योर है? शायद नहीं, शायद नहीं है। और मैं ये बात तुमसे अग्री करता हूँ, हमारी सोसाइटी इतनी मैच्योर नहीं है कि इन चीजों को समझे। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या दुनिया बदलनी चाहिए? पहले मैं दुनिया बदलता हूँ फिर खुद को बदलूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम दुनिया को बदल सकते हैं? नहीं। क्या कर सकते हैं? खुद को बदल सकते हैं। एक और चीज कर सकते हैं। एक और चीज ये है कि सराउंडिंग्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी एनवायरमेंट को बदल सकते हैं, लोगों को बदल सकते हैं हमारे आसपास। किस बेसिस पे? किस बेसिस पे हम लोगों को बदलें? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बहुत लेट समझ में आया अपने दोस्तों के वजह से। अगर मैं जिंदगी में बाहर आया हूँ, लाइफ में कुछ अचीव करिए, किसके वजह से? मेरे दोस्तों के वजह से। मैं 99% क्रेडिट उनको ही देता हूँ। उनको ये बात समझ नहीं आती, बट मैं 99% क्रेडिट उनको ही दूंगा मेरे वापस आने का। एम्पैथी एक भारी भरकम शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में है। क्या है एम्पैथी? एम्पैथी मतलब एक स्किल, वो स्किल जिसके वजह से तुम एक इंसान को ध्यान से सुनते हो, उसके पोजीशन पे अपने आप को बिठा करके सुनते हो, अपनी जजमेंट पास नहीं करते। लेकिन ज्यादातर लोग यही करती है। जब हम किसी इंसान को सुनते हैं ना, तब उसको सुनते नहीं है, फटाफट सोल्यूशन देने की कोशिश, अपनी पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते, उनकी पर्सपेक्टिव से नहीं। सबकी कहानियां अलग है। ये चीज भी यूनाइटेड फॉर ह्यूमैनिटी का भी, सबकी पर्सपेक्टिव अलग है यार, सबकी कहानियां अलग है, इंस्टेंट अलग, लाइफ अलग है। तो किसी को जज हम अपनी लाइफ के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं? कुछ करके देखो। कहानी बताए दो। एक कहानी है, एक बच्चे, वो ना बचपन में साइकिल चलाने का उसको बड़ा शौक। उसके पापा ने उसको एक डॉक्स येलो कलर का साइकिल दिया था, और उसको बड़ा शौक था साइकिल चलाने का। घूमता था, फिरता था, मस्ती करता था, बड़ा एंजॉय करता था। तो साइकिल चलाते 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 एक दिन क्या हो गया कि फट करके सामने से गाड़ी आ गई और फट करके गिर गया, टीचर आ गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस बच्चे ने ये सोच लिया कि गलती साइकिल में है, गलती भाई साइकिल में है, मैं तो मर जाता यार। तो उसका डर बैठ गया, एक ऐसा डर कि वो जिंदगी भर कभी साइकिल, बाइक, कार को कभी छू भी नहीं सकता। डर सा वैलिड है, वैलिड है कि नहीं? एक बच्चा बड़ा इंप्रेशन बने होता है, उसकी चाइल्डहुड में अगर कुछ चीजें हो गई तो वो बड़ा सीरियसली ले लेता है। गलत नहीं है कुछ, बच्चे में कोई गलती है नहीं। तो वो बड़ा हो, अब वो कॉलेज में ना उसके कुछ दोस्त बने, कूल गया। सबके कॉलेज में होता है जो कूल बनने के परस्यूट में जिंदगी का बिताते हैं, राइट? सबके कॉलेज में ये है। तो वो कूल गैंग आई उसके पास और कही कि भाई चलाया कर यार, एनफील्ड चलाया कर, ये कर वो कर, गिरिया मार, लड़कियों को लेकर घुमा। वो बोलता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे बाइक वाइक नहीं होती, स्कूटी वूटी नहीं होता है, मुझसे नहीं होगा। तो वो बड़ा चिढ़ाते थे उसको, क्या लड़की है क्या, रोता क्या? एक तो ये स्टीरियोटाइप है कि मर्द रोते नहीं है, क्या फंडा ये सही में। बट उसको ये बड़ा सुनने को मिला, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ गई। पॉइंट, प्रॉब्लम किसमें है? क्या प्रॉब्लम उस बच्चे में? नहीं, उसकी एक कहानी है, उसका डर बड़ा वैलिड है। प्रॉब्लम तो सोसाइटी में। पॉइंट ये है मेरे दोस्त कि जब हम ना बहुत फटाफट किसी को जज करने की कोशिश, और हो सकता है कि जो तुम मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हो, तुम्हारे आसपास का जो एनवायरमेंट है वही टॉक्सिक। अगर टॉक्सिक एनवायरमेंट है तो बैड न्यूज है तुम्हारे लिए, तुम नहीं निकल पाओगे। एनवायरमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। तुम वही हो जो तुम्हारे आसपास के 5 लोगों का एवरेज हो तुम। ये कड़वा सच है। सबसे पहले अपनी एनवायरमेंट बदलो। एनवायरमेंट में वो लोगों को एंट्री दो, अपनी जिंदगी के उबर पूल में वो लोगों को एंट्री दो जिसके लाइफ में एम्पैथी, जो तुम्हें सुनना जानते, इन इन मोर स्पेसिफिक सेंस जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस है। जरूरी नहीं है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर्स, जरूरी नहीं है कि वो रिच डैड पुअर डैड या कोई भी मोटिवेशनल बुक से ज्ञान झाड़ रहे हो, नहीं, जरूरी नहीं है। पर जरूरी यह है कि वो तुम्हारी बातें सुने ध्यान से। जब तुम कुछ कह रहे हो बिना जज किए, तुम्हारी पर्सपेक्टिव से चीजें सुने। और वो लोग बड़े कम होते, सही में, एक या दुख का पूरी जिंदगी में।
तुम्हें मिलेंगे। कोशिश करो ऐसे लोगों से एसोसिएट करने, कोशिश करो ऐसे फ्रेंडशिप्स, ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड करने। तो अब हम तीन एक ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे मेंटल हेल्थ जुड़े हुए। तो ये मेंटल हेल्थ ना तीन चीजों में ऑपरेट करती है। थोड़ा साइंस साइंस को समझो। बॉडी, माइंड एंड ब्रेन। बॉडी क्या है? बॉडी फर्क पड़ता है, तुम क्या खाते हो, तुम फिट हो कि नहीं, उससे तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है। तो आज अगर तुम सफर कर रहे हो मेंटल हेल्थ इशू से, हो सकता है कि तुम्हारा खाना गलत हो सकता है कि तुम्हारा जो फिटनेस है वो है ही नहीं, हो सकता है जो कहते हैं ना कुछ लोग, बड़ा लैद हो रहा है, लेजी सा फील हो रहा है, नेगेटिविटी है यार, मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने का, हो सकता है कि तुम्हें अपनी डाइट, फिटनेस को शायद जरा देखना चाहिए। हम बड़ा इग्नोर कर देते हैं, बट सच बोलूं तो हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस, यही चार चीजें हैं जिंदगी का मंत्र है। लो, अगर एक भी चीज इसमें गिर टूट गई ना, पूरा टेबल गिर जाए। जैसे टीवीएफ एस्पिरेंट में आज एक डायलॉग थी, ट्राइपॉड, उसमें कहता है कि अगर एक चीज का बैलेंस, एक चीज हट जाती है ना दो के बीच में, तो तीसरा भी गिर ही जाता है। उसी तरीके से ये चारों चीजें उतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम बॉडी को इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट बॉडी, दूसरा पॉइंट माइंड। माइंड, ब्रेन, माइंड एज इन योर थॉट्स। वो थॉट्स आती है पर्सपेक्टिव, वो थॉट्स आती है अच्छी चीजों को अंदर लेने से, अच्छी किताबें, अच्छे दोस्त, अच्छी रिलेशनशिप्स। ट्रस्ट मी, अच्छी रिलेशनशिप बहुत फायदे होते हैं तुम्हारी जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चीची ये क्या बोल दिया, नहीं। कुछ ऐसी रिलेशनशिप होती है जो जिंदगी का बहुत ही बड़ा हिस्सा बन जाता है, तुम्हारी पूरी जिंदगी को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर लेती है अगर एक पॉजिटिव गुड रिलेशनशिप हो। तो माइंड को कैसे ट्रेन किया जाए? अच्छी किताबें, अच्छे दोस्त, अच्छी मूवीज। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, वो है, ये चीज मुझे रियलाइज हुई थी कॉलेज में, ट्रैवलिंग। अमेजिंग चीज, एक पर्सपेक्टिव, एक माइंड को एक सही दिशा देने के लिए बहुत सही चीज। मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप लोग प्लीज ट्रैवल कीजिए कोविड के बाद, ठीक है? ये नहीं कि कोविड में निकल गए, भैया ने कहा। तो ट्रैवलिंग में फटाफट वक्त निकल जा रहा है, तो मैं ट्रैवलिंग का एक पर्सपेक्टिव ये है कि मैं गया था देवपुर मेरे एक चंगे दोस्त के साथ। तो हम दो लोग भी थे और हम ना जंगल में फंस चुके, वाट लग गई, मेरी हालत टाइट हो गई। अब जंगल में फंस गए, रात हो गई, या ऐसे नहीं मरना था यार मुझको, तो बहुत बुरा लगेगा। तो मेरे को बड़े सपने थे यार, ये ऐसे मरना मुझको नहीं था। तो मैं ना बड़ा पैनिक कर रहा, और हमें पता नहीं था कि कैसे निकले उस जंगल से। बार बार ना मैं गिर रहा, बड़े बड़े बोल्डर्स नहीं होते, जंगल में फट करके गिर रहा था, बार बार गिर रहा था, अपने पैरों को चोट दे दी। लेकिन मनीष, दूसरा मेरा जो भाई है, वो बड़ा सॉर्टेड था अपने दिमाग, उसको ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस था, तो उसको पता था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं बेवकूफ बार बार मिस्टेक्स किए जा रहा था, अपनी ही बॉडी का प्रॉब्लम, अपनी बॉडी को खराब कर रहा था। तो जब हम निकल गए, उसलिए मैं हूं तुम्हारे सामने। बट जब मैं निकला ना उस जंगल से, तब मैं बैठ करके थोड़ा सा सोचा। पॉइंट मुझे ये समझ में आया कि जब हम गुस्सा होते हैं ना, तरह तरह की ऐसी गलतियां कर देते हैं, तरह तरह की ऐसी चीजें बोल देते हैं, तरह तरह की ऐसी डर के वजह से ऐसी चीजें कह देते हैं जो परमानेंट डैमेज कर देती है। हो सकता है तुम्हारे रिलेशनशिप हो सकता है तुम्हारी बॉडी हो, राइट? डर, गुस्सा एक बहुत ही प्रैक्टिकल इमोशन है जो हम सब में है, बट उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। और ये बहुत बड़ा ज्ञान मैंने कोई किताब से नहीं सीखी, ट्रैवलिंग से सीखी। तो पॉइंट ये है कि ट्रैवलिंग करो, उससे ये माइंड को नॉरिशमेंट होगी, एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा। तीसरा पॉइंट, मेंटल हेल्थ, ये दोनों पे काम कर ली, बॉडी पे भी काम कर ली, सही खाना खाया, सही फिटनेस करी, सेरोटोनिन रिलीज किया, माइंड पे भी काम किया, भैया फिर भी ठीक नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहे हो क्योंकि ये बीमारी है मेरे दोस्त, ये बीमारी है। सबसे पहले कहा था एक्नॉलेज, ये बीमारी इसलिए इसीलिए है क्योंकि सर्टेन केमिकल्स होती है बॉडी तो रिलीज नहीं होती। अरे पॉजिटिव सोच भी लिया तो अगर वो केमिकल्स रिलीज नहीं हुई तो कैसे लाइफ में वापस टर्न इन करोगे? तब क्या करोगे? साइकियाट्रिस्ट को, जरूरी नहीं है कि माँ बाप को कहना। ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स, मैं खुद सोच रहा हूँ कि ऐसे कम्युनिटी बिल्ड करूँ और ऐसे ऐसे लोगों को लाऊं, बात करूंगी। बात करने के बाद मेडिसिन,
कोई खराबी नहीं है, कोई खराबी नहीं, एज नॉर्मल एज कफ एंड एज नॉर्मल एज कफ। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। ये तीनों चीजें अगर तुमने कर ली, हो ही नहीं हो ही नहीं सकता कि मेंटल हेल्थ से तुम जीतना। डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, सेल्फ पिटी, सुसाइडल थॉट से तुम जीतना चाहो, हो ही नहीं सकता। ट्रस्ट एक्सपीरियंसेस के बलबूते पर कह रहा हूं, बुरा का बुरा सही। तो ये तीनों चीजें पे हमें काम करनी, बॉडी, माइंड और ब्रेन। और ये चीज जब हो जाएगी ना तुम्हारे साथ, फिर तुम वापस लाइफ में आओगे, लेकिन एक री इन्वेंटेड पर्सपेक्टिव, बदल जाओ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आओगे, ट्रस्ट में। और फिर जो नया अवतार होगा ना तुम्हारा, वो बहुत अलग होगा। एक ऐसा अवतार जिस पर तुम गर्व करो। मैं सही बता रहा हूँ, आज मैं सिचुएशन पे बड़ा लकी फील करता हूँ कि ये सारी चीजें मेरे साथ हुई, वरना आई वुडंट बी प्राउड ऑफ दैट पर्सन आई वुड हैव। सही बात। Just give by 1 minute. I would like जब to interrupt. इंजीनियरिंग कॉलेज में था और जब मैं कॉलेज छोड़ने वाला था, जब मैंने अपने डायरेक्टर के पास गया था, रो रहा था, ऐसे नहीं बात कर रहा था जैसे अब कर रहा हूँ, रो रहा था, नहीं हो पाएगा, मुझे मुझे निकलना है, मैं फेलियर हूँ, ये हूँ वो सब कैबिन में जाके बोल रहा था। तो उन्होंने एक चीज, और मुझे नहीं पता उस फर्क पड़ रहा है, आज जब मैं पीछे देखता हूँ शायद वो सही। वो ये कह रहे थे कि यार तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा एज है बाकियों से। उन्होंने ना लाइफ में फेलियर्स नहीं चाहा, उन्हें फेलियर्स देखी है, मुंह के बल गिरे हो, अब गिरने का डर कैसा, देख लिया ना गिर के कैसा लगता है, इतना बुरा नहीं है। ये मैं पागल हो गया सुनकर। सोच करके देखो, जिस बच्चे ने फेलियर्स को छका है, उसको फेलियर से डर कैसा, वो समझ जाए। बुरा लगेगा, जब साइकिल से गिरते हो तब बुरा लगता है, सपने टूट जाते हैं तो दुख होता है, पर वापस उठ खड़े होंगे तुम, इतनी एबिलिटी दे देगी इस मेंटल हेल्थ से जूझने के बाद। ट्रस्ट मी, विद अ रीइन्वेंटेड पर्सपेक्टिव यू विल बी रीबॉर्न एंड यू विल बी फार मोर पावरफुल देन यू कुड एवर बी। मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिंदगी के एक काली अंधेरी रात से गुजर रहे हो, बट इसके बाद एक सवेरा आता है, और वो जो सवेरा होता है ना, वो बड़ा ही ब्यूटीफुल होता है। ट्रस्ट में, उसमें इतनी ताकत होती है कि पूरी जहां को रोशनी करती है। और तुम मेरे दोस्त सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलोगे, ऐसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलोगे, और एक इंस्पिरेशन बनने से ज्यादा सक्सेस क्या किसी में है? सोच करके देखो। अगर तुम एक इंसान को इंस्पायर कर सकते हो, अगर एक इंसान तुम्हें देख करके पॉजिटिविटी फील कर सकते, दैट इज लाइफ। क्या हम उसे पर्पस ऑफ लाइफ नहीं बना सकते? तुम्हारी पर्पस है, तुम चूज करो। But this is what you will become after this phase. Trust me, it's not bad. अब लग रहा होगा कि बड़ा खराब है, कोई नहीं समझ रहा, मैं समझता हूँ भाई, मैं जानता हूँ, पर इसके बाद एक सवेरा आए, इतनी गारंटी के साथ कैसे। तो वैसे बहुत सारी चीजें है मेंटल हेल्थ के बारे में, पूरा पूरा दिन लग जाएगा, पूरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, बट वक्त ने हमें इतना अलाउ नहीं किया। तो आज इसी जज्बातों के साथ इतना ही हम बात करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ। थैंक यू अगेन ट्रायोटॉक्स कि ऐसी अमेजिंग प्लेटफॉर्म तुम लोग ने ला खड़ा किया है, विच इज नीडेड। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, तरह तरह की अवेयरनेस इज एक्चुअली नीडेड। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है जो स्कूल में नहीं सिखाए जाते। कल ही मैं बात कर रहा था ट्रायोटॉक्स के सीईओ, वेरी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, रियली लव टॉकिंग। पॉइंट ये है यार, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, जबकि ये चीजें सही में सिखाई जानी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, वो जिसको सीखना है वो सीख लेगा, जिसको आईआईटी पहुंचना है वो चला जाएगा, लेकिन ये चीजें सबको सीखनी चाहिए। ये जनरल है, सेक्स एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये चीजें सैडली नहीं सीखी। तो इसी जज्बातों के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ओवर टू विनय, ठीक है, मेरी बात यहीं पे खत्म होती है। Yes, it was a amazing experience. Even I was sitting as if I was a viewer, not a moderator. आपकी बातों से जो inspiration, motivation मिलता है, that is really amazing. Now I would like the audience to ask if they have any question. Yes, someone wanted you to talk about demotivation. How to handle ओके, अच्छा, डीमोटिवेशन को कैसे हैंडल करें?
जो डिमोटिवेशन की बात आती है ना कहीं वो सेकंड पॉइंट पे बॉल डाउन करती है, पर्सपेक्टिव्स। हो सकता है जिस चीज के लिए तुम डिमोटिवेटेड हो कुछ अलग नजर से भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने यूट्यूब चैनल में मंडे को ही एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आई विल टॉक अबाउट हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर डिमोटिवेशन लगे, कुछ कुछ चीजें करो, अपनी एनवायरमेंट चेंज करो, टॉक्सिक लोगों से मिलना चालू करो, टॉक्सिक लोगों को हटा दो, अच्छी किताबें पढ़ो, अपनी पर्सपेक्टिव जरा बदल करके दो। हो सकता है कि डिमोटिवेशन लग रही है ड्यू टू योर फेल्ड सम गलत पर्सपेक्टिव से चीजों को देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोच रहे हैं कि आईआईटी चाहिए, आईआईटी चाहिए, आईआईटी चाहिए, आईआईटी चाहिए करके इस रैट रेस में भागा, आईआईटी जेई में या गए, और बीच में मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, डिमोटिवेशन लग रहा है, भैया क्या करो? क्यों सोच रहे हो आईआईटी के? मत सोचो ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस वक्त लगता है। बट डिमोटिवेशन का यही रीजन, डिमोटिवेशन होती है गलत चीजों को एम करने से। नेम, फेम, मनी, रिजल्ट्स, ये सब पे अगर बहुत ज्यादा ध्यान चली जाए ना, डिमोटिवेटेड लगता है। ऐसा नहीं है कि ये खराबी है, मैं भी डिमोटिवेटेड होता था जब टेस्ट सीरीज में कम नंबर आते, दोस्तों के पास जा जाके रोया भी हूँ, अभी भी रोता हूँ, ठीक है, बड़ा डिमोटिवेशन लगता है। तब मैं क्या करता था, तब मैं अपना बाइक या स्कूटी लेके घूमता था और अच्छे अच्छे गाने सुनता था। अजहर का एक गाना है मुझे बड़ा पसंद है, मुझे वो गाना सुनता और वापस टैकना। सोचता ये था कि हो सकता है आईआईटी नहीं मिले तो क्या, कुछ और कर लेंगे, अरे मर थोड़ी ना जाऊंगा, कुछ और कॉलेज में कर लूंगा, कुछ और कॉलेज नहीं कुछ और जॉब कर लूंगा। तो पॉइंट ये है कि हर बार अपनी पर्सपेक्टिव को रीडिफाइन करना बहुत जरूरी है। जब भी डिमोटिवेशन आए तब पर्सपेक्टिव रीडिफाइन करो। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला कि ये वीडियो देख लो जिंदगी में वापस बैक ऑन ट्रैक हो जाओगे, ऐसा नहीं हो। पर्सपेक्टिव ही गेम है, बार बार पर्सपेक्टिव को ट्यून इन करो, अच्छे लोगों से बात करो। दैट्स द सोल्यूशन व्हिच आई ऑप्टेड इन माय प्रिपरेशन एंड दैट वेंट गुड। अभी भी यही करता हूं, ये मेरे दोस्त। Yeah, next question is that small children have an extremely impressionable mind and thus end up being easy victims of the ongoing toxicity around them. So this can have an adverse effect on the mental health. So how can parents promote positive psychology and mental well-being of the children? ओके, सो ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत पेरेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मैं नहीं जानता कि हमारे कम्युनिटी में कितने पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो क्या बात है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चे ही है। तो जब पेरेंटिंग की बात आती है, जब ऐसी सारी सिचुएशंस की बात आती है, अपने पर्सपेक्टिव से आप बताओ, अगर अपने लाइफ से जुड़े हुए, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि बच्चों को ये सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। और उनको ये मत बोलो कि ये मत करो वो नहीं करो, जैसे सिगरेट मत करो, ऐसे मत बोलो, ठीक है। टेल देम अगर तुम ड्रग्स करोगे तो क्या होगा, लेट देम थिंक, लेट देम बिल्ड देयर पर्सपेक्टिव। दूसरी चीज ये है कि जब एक बच्चा फेल हो जाता है, बुरा मार्क्स लेके आता है बचपन में, कंपेयर मत करो यार, उसको ये मत बोलो यार टॉपर पे कितने आए तेरे तो इतने आए, ये हरकतें प्लीज मत करो, क्योंकि ये लाइफ में काम कर डोमिनोज की तरह हो जाती है। जब तक वो बच्चा बड़ा होता है ना, उसकी माइंड फ्रेम ऐसी बन जाती है। और एक बच्चे का माइंड ना एक ब्लैक बोर्ड की तरह होती है, जो एक क्लीन स्लेट की तरह होती है, उसमें जो चाहे आप लिख दोगे ना वैसे ही वो बन जाएगी। लेकिन एक टाइम बाद, एक एज के बाद ना, वो स्लेट वापस क्लीन नहीं हो सकती, तरह तरह के आइडियोलॉजीज बन चुके होते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले उसको फेलियर से रूबरू, उसको बताओ कि फेलियर ब्यूटीफुल है, एम्ब्रेस करना सिखाओ फेलियर्स। उसको ये बताओ कि अगर तुम फेल हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और दरवाजा खुल जाएगा, ये नहीं तो कोई और दरवाजा खुल जाएगा। उसको समझ में आ, उसको बताओ अबाउट एम्पैथी। आई होप मुझे एम्पैथी के बारे में पता होता बचपन, तो आई वुड हैव बीन मच बेटर पर्सन। फेलियर्स के बारे में सिखाना, गलत हैबिट्स के बारे में मुझे रूबरू करवाना, सारी चीजें जैसे जैसे तुम पॉजिटिविटी अंदर डालोगे, उसको वाई क्वेश्चनिंग का एबिलिटी डालोगे, वैसे वैसे बच्चा ग्रो करेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको ये सिखाना कि हाउ टू क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद को बचपन में ना तरह तरह के सवाल आते थे, ही क्वेश्चन अबाउट गॉड, ही क्वेश्चन अबाउट सोसाइटी। तो उसी तरीके से एक बच्चे को क्वेश्चन करना सिखाओ, रिस्पेक्ट करना सिखाओ, ह्यूमन इमोशंस की कदर करना सिखाओ। बहुत बड़ी बात है, डिस्कस नहीं होती। ह्यूमन इमोशंस, वर्ल्ड इमोशंस, क्या ये बहुत बड़ी चीज नहीं है? सो पॉइंट ये है कि
पेरेंटिंग में ये सब चीजें आती है, हालांकि और भी तरह तरह की चीजें आती है, बट अगर मैं अपनी जिंदगी को पीछे देखूं तो मुझे समझ में आता है कि ये कुछ चीजें हैं जो आई फील अगर डिस्कस हो गई होती तो सिनेरियो कुछ है। ओवर टू Next question is that what to do when you face failure every time, even though you had tried your best. इवन दो You had tried your best. एक ही है, वापस वही, एक दरवाजा बंद हो जाता है, दूसरा दरवाजा खुल जाता है, और ये फैक्ट है, इसको मान लो, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको मान लो। क्योंकि ना चीज ये है कि फॉर एग्जांपल तुम्हें पॉइंट बी पहुंचना है जिंदगी का, पॉइंट बी को रहने दो ना। अच्छा, मेरी एक फिलोसफी है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। तो पॉइंट ये है कि सोच लो कि तुम एक सी ऑफ अनसर्टेनिटी में तैर रहे हो, ठीक है? इसको हम कहेंगे सी ऑफ अनसर्टेनिटी। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, किसी को पता है क्या होगा? प्लान कर लेते हैं बहुत सारे लोग, बट हमें सही में नहीं पता कि कल क्या होगा। बट हम क्या ये नहीं कर सकते कि जिंदगी का एक पोल स्टार फिक्स कर दे, वो चीज जो हमें डायरेक्शन दे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने पोल स्टार फिक्स कर दिया है कि मुझे ये चीज पर्टिकुलर करना है, मुझे इतने लोगों की सेवा करनी है, या कुछ भी जो भी आपने फिक्स कर, उसको वहां पहुंचने के रास्ते तरह तरह के हो सकते हैं यार, जरूरी थोड़ी है कि एक ही रास्ता हो। सोच करके देखो, फॉर एग्जाम्पल तुमने कॉम्पिटेटिव एग्जाम यूपीएससी के लिए ट्राई किया, आईएएस नहीं हुआ तो क्या हुआ? कुछ और सर्विस मिल जाएगी, वो नहीं हुआ तो कुछ और, उससे कुछ और, पांच बहुत सारे, डिस्कवर योर ओन पाथ, एक्सप्लोर योर ओन पाथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोल फिक्स कर, लाइफ का एक गोल स्टार फिक्स कर दो, अगर हो सकता है अभी, शायद वो आगे चल के फिक्स हो, बट लेट योर पाथ्स बी डायनेमिक। कंप्यूटर साइंस वालों, तुमको डायनेमिक राउटिंग के बारे में पता होगा, बीटेक कॉलेज में हमने सीखा है, पता होगा बहुत सारे लोगों को। एक होती है स्टैटिक राउटिंग, एक होती है डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग क्या करता है, वो पहले से ना फिक्स कर देता है पाथ, यही होना है, एक में फेल हो जाती है ना, उसकी फट जाती है, तो फिर राउटिंग टेबल काम नहीं करता, फट जाती है। ऐसे मत बनो, डोंट बी लाइक स्टैटिक राउटिंग, बी अ डायनेमिक, बी डिस्टेंट वेक्टर, लिंक स्टेट। सॉरी गेट का रेफरेंस दे रहा हूं मैं, बट डायनेमिक बनो। एक रास्ता, एक पाथ अगर बंद हो जाए कारणवश, तो हो सकता है कोई और रास्ता हो उस तक पहुंचने के लिए जहां तुम पहुंचना चाहते हो, वो रास्ता बन जाए कोई और। बी डायनेमिक, यही है, यही वही बात आ जाती है। तो पर्सपेक्टिव, कैसे तुम सिचुएशन देखते हो। और ना मैं प्रीच नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सोच के तो देखो। क्योंकि मैं भी जब प्रॉब्लम्स आती है मैं डर जाता हूँ, बस रिएक्शन यही होता है, आ डर गया, आ गिर गया, ये बड़ा नॉर्मल है, ठीक है? तो ये डिमोटिवेशन अगर फेस कर रहे हो, या लाइफ में अगर सपने देखे थे और वो तुमसे हासिल नहीं हो पाता है, रो, दिल खोल के रो, कोई टेंशन नहीं, एक वीक रो, फिर उसके बाद वापस उठ खड़े। रोने में कोई बीमारी, रोने में कोई प्रॉब्लम, उठ खड़ा होना बहुत। ओवर टू यू। Yeah. Next question is that how can I sit for study and concentrate while having so many distractions and thoughts in my mind? ओके, तो ये जो चीज आती है वो स्टडी स्पेसिफिक चीज है। तो एक मेथड होती है विच इज नोन एज पोमोडारो मेथड, और एक, क्योंकि ये स्टडी का टॉपिक है ना विनय, इजी आस्क स्टडी। हाँ, yes, तो ये चीज, हाँ, तो ये चीज मैंने अपनी गेट के प्रिपरेशन में करी थी। बीच रास्ते में, जब एक और फैक्ट बताता हूँ, जब तुम प्रिपरेशन करते हो या कोई भी 20% ना, तुम इनिशियल 20% तुम बड़ा मोटिवेटेड फील करोगे, वहां पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो बीच की 60% है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे डिमोटिवेशन आएगा, डिस्ट्रक्शन आएगा, तब क्या? तब मैंने क्या करी थी कि मैं 50-10 मिनट रूल करता था, 50 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट एंजॉय करूंगा, उसमें मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करूंगा, दोस्त से बात करूंगा, ये सारी हरकतें मैं करूंगा। पर ये 50 मिनट ना, मैं कोशिश करता था, हैबिट बनाने की कोशिश करता था कि मैं अब टेबल से नहीं उठूंगा, और ये हैबिट है, ऐसा नहीं है कि मैं अभी बोल दूंगा और तुम कल से चालू कर दोगे, नहीं, इट्स अ हैबिट। तुम्हें 1 महीने पढ़ना पड़ेगा इस तरीके से, टू डू लिस्ट बना करके कि मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगा या 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, और ये जो 50 मिनट है मैं पढ़ूंगा, या 25-5 करूंगा, और 10 मिनट ब्रेक लूंगा। मल्टीपल ब्रेक्स, कंटिन्यूअस मत करो, अपनी कैपेसिटी समझो। मेरी कैपेसिटी 2 घंटे की, मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता। मैं, कोई भी आके मुझसे मोटिवेशनल स्पीकर आके बोले नहीं तो 3 घंटे पढ़ेगा, अरे मैं नहीं पढ़ सकता, मैं क्या करूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ये मेरा नेचर है।
तो मैं उसको नहीं बदल सकता, ठीक है, पर मुझे इतना समझ में आ गया कि मैं 2 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ सकता हूँ विथ 50-10 मिनट रूल। सबसे पहले अपने आप को समझो, दूसरा अप्लाई 50-10 मिनट रूल, तीसरा ब्रेक्स लो ओकेजनल, चौथा रिवॉर्ड्स रखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तुम एक काम कर लेते हो, दिन का कोटा कंप्लीट कर लेते हो, तो सेट योरसेल्फ सम रिवॉर्ड्स ना। एक टीवी सीरीज गिफ्ट कर लो अपने आप को, कह दो कि हाँ तुम 1 घंटा गर्लफ्रेंड से बात कर सकते हो, कह दो कि हाँ थोड़ा घूम के आ सकता हूँ, रिवॉर्ड योरसेल्फ। ये चीजें तुमको मोटिवेटेड रखती है। और एक जिम की तरह गेम, जिम में क्या होता है कि जब अपन जिम चालू करते हैं तब अपन इनिशियली 2.5 kg से चालू करते हैं, 100 kg से डेडलिफ्ट नहीं मारते। उसी तरीके से डिस्ट्रैक्शंस का एक मेन रीजन होता है जब अपने आप को बहुत ज्यादा पुश कर देते हैं। इनिशियली मत करो, इनिशियली 2 घंटे पढ़ो, पूरे दिन में 2 घंटे पढ़ो, फिर 4, फिर 8, फिर धीरे 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 जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे हैबिट्स बढ़ेगी, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, तीनों चीजें बढ़ेगी। यही है जैसा मैंने फॉलो। What do you want to say, Vinay, about this? Yeah, no questions more. And the way you have guided by giving the examples and stories, it is really amazing. And I thank you very much for providing your valuable time and coming out. And I would like to thank Cryo Teachers also for giving me this wonderful opportunity. And thank you very much, Bhai. Once again, we look for future collaborations and other events also. Thank you, Vinay. Thank you, Vinay, for moderating this session really, really well. दूसरा, it's a very good platform, Cryo Teachers. मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऑडियंसेस है ऐसे इनिशिएटिव्स को फॉलो करो, ऐसे सेशन सुनो, ताकि हमारे माइंड को जरा एक अच्छी पर्सपेक्टिव मिले. Thank you for this session. It was lovely interacting with you all. It was lovely interacting with you, Vinay. Thank you for your time. Thank you.